तो आज का जो लेक्चर है अगेन बीकॉम थर्ड ईयर का जो एग्ज़ाम 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है उसी के रेफरेंस में 27 मार्च से जो एग्ज़ाम शुरू होने जा रहा है उसी के रेफरेंस में एडवांस ऑडिटिंग में हमने कल रिजर्व्स के चैप्टर को देखा, पूरा का पूरा लेक्चर था वो। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारा दूसरा और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कंपनी ऑडिट या फिर कंपनियों का अंकेक्षण। देखो, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले एक चीज़ समझ लो, जो कंपनी ऑडिट होता है ना, ऑडिटिंग मेनली कंपनीज का ही पॉलिसी है। जैसे पार्टनरशिप होता है, सोल प्रोप्राइटरशिप होता है और कंपनीज होती हैं। तो सोल प्रोप्राइटर की तो कहीं कोई एक्ट नहीं है, बिकॉज इट इज़ ओनली, देखो कानून कब किस चीज़ पे बनेगा, कानून किसी चीज़ पे तभी बनता है जब वहाँ पे विवाद खड़ा हो। अब सोल प्रोप्राइटरशिप में तो वो व्यक्ति अकेला काम कर रहा है, तो वो खुद ही से नहीं ना झगड़ा करेगा, कोर्ट में जाएगा, जज साहब मेरा खुद ही से झगड़ा है, हेल्प मी आउट, नहीं हो सकता। वहाँ जहाँ विवाद है वहीं पे आपको कानून मिलता है। तो पार्टनरशिप में दो या दो से ज़्यादा लोग हैं, विवाद होना बड़ा लाजमी है, तो वहाँ पे आपको कानून मिलेगा। उसी तरह कंपनी में तो असीमित लोग हो सकते हैं अगर आपकी पब्लिक सेक्टर कंपनी है या जॉइंट स्टॉक कंपनी। अच्छा, तो कंपनी का कौन सा एक्ट होता है? कंपनीज एक्ट 1956 था, 2013 हुआ और अभी रूल्स आए 2019 में। तो कंपनी ही वो फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे ऑडिट कराना कंपल्सरी है। मतलब पार्टनरशिप फर्म अगर ना चाहे वो ऑडिटिंग नहीं कराएगी, देयर इज नॉट अ प्रॉब्लम। सोल प्रोप्राइटरशिप ना चाहे, छोटा सा बिजनेस है, नहीं कराना उसको ऑडिट, वो अपनी हिसाब से चीज़ों को मैनेज कर ले, टू गुड, बट कंपनी हैज़ टू गेट ऑडिटेड। ऑडिटिंग है ही कंपनी का कंपोनेंट। तो ये इंट्रोडक्शन क्लियर है। अब हम शुरू करते हैं कंपनी ऑडिट के बारे में। क्या क्या चीज़ें आपने जाननी है, इनफ कि आप एग्ज़ाम में उसको लिख पाओ, इलेबोरेट कर पाओ, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या प्रोपोनेंट्स होते हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि किन चीज़ों के रिस्पेक्ट में आपको ऑडिट पढ़ना है। जैसे कंपनी में 100 तरह की चीज़ें हैं और उन 100 तरह के ऑडिटिंग के 100 तरह के तरीके हैं, पर आपको उससे फ़र्क नहीं पड़ता। उनमें से कुछ चुनिंदा 15-16 चीज़ें दी गई हैं जिनके ऑडिटिंग का तरीका आपको समझना है। सो विद दैट बीइंग सेड, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। नोट्स तो देखो, सबसे पहले हम बात करने वाले हैं जो इंट्रोडक्शन हमने लिखा है। अच्छा, कंपनी के काफ़ी फॉर्म्स होते हैं ना, कंपनी जो याद आए बताओ। प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, 1 पर्सन कंपनी याद है, जिसमें मैंने सिखाया था कि 1 पर्सन कंपनी के अंतर्गत एक अकेला व्यक्ति अपने दम पे पूरी की पूरी कंपनी मैनेज करता है। इसके साथ ही कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी मैंने, देखो कोऑपरेटिव सोसाइटी वैसे तो 1912 के एक्ट से गवर्न होता है, मगर जब आप लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का एक्ट पढ़ने बैठोगे तो वहाँ पे क्या होता है ना कि आपको काफ़ी चीज़ें, सारी नहीं कह सकते, काफ़ी चीज़ें आपको ऑडिटिंग के रिस्पेक्ट में सिमिलर टू अ पब्लिक कंपनी मिलती है। इसी वजह से आपके बुक में कहीं कहीं जहाँ पे कंपनी, उसके साथ लिख दिया एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अच्छा, मूविंग ऑन, ऑडिट के बारे में 2-3 शब्द समझ लो जो इम्पॉर्टेंट है। जैसे आपको वो जो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है ना सेक्शन 1 में, तो वो पूछ सकता है लाइक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट वर्क, या फिर इसको एक और चीज कहा जाता है ऑडिट प्रोसीजर, एक ये पूछ सकता है। और एक और चीज पूछ सकता है, पता है क्या, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट पेपर्स। एक और चीज क्या पूछ सकता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ऑडिट शेड्यूल। ये तीनों चीजें कंपनीज एक्ट का ही पार्ट, कंपनी ऑडिट का ही पार्ट है।
प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे प्रोसीजर का मतलब है एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है ना। तो ऑडिट प्रोसेस में एक ऑडिटर, देखो कंपनी में ऑडिटर की सिलेक्शन होती कहाँ पे है, एनुअल जर्नल मीटिंग में। तो जब एनुअल जर्नल मीटिंग में आप एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का ऑडिटर चुनते हो और अपने शेयर होल्डर को प्रपोज करते हो कि देखिए ये हमारे ऑडिटर हैं, डू यू ऑल अग्री। जनरल मीटिंग है, नॉर्मल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन के साथ पास हो जाएगा। तो अगर 50 या 51% या उससे अबव लोग वोट आउट करते हैं तो वो ऑडिटर सेलेक्ट हो जाता है। अब उस ऑडिटर को शेयर होल्डर्स ने लगाया है ऑन पेपर, तो शेयर होल्डर्स ने लगाया है, तो क्या ये दायित्व नहीं बनता उस ऑडिटर का कि उन शेयर होल्डर्स को इन्फॉर्म करता रहे कि मैं क्या काम कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ, आपके पैसे की पूरी अच्छी तरह से जानकारी रख रहा हूँ, ठीक है। तो ऑडिट प्रोसेस ये होता है या ऑडिट प्रोसीजर ये होता है, ऑडिट वर्क होता है जब ऑडिटर द्वारा शेयर होल्डर को ये इन्फॉर्म किया जाता है कि ऑडिट की प्रक्रिया कैसे चल रही है, कहाँ तक पहुँची, कितने दिन का समय लगने का अंदेशा और है, उसे क्या कहते हैं, ऑडिट वर्क। उसके बाद ये तीन ना, इनमें से एक पूछेगा ही पूछेगा, छपा हुआ है पेपर में। ऑडिट पेपर्स का क्या मतलब होता है। अभी मेरी पीएचडी चल रही है जो, उसमें तुमने देखा होगा ये बंडल बंडल भर पेपर खरीद के लाना पड़ता है, पर वो फाइनल कॉपी नहीं होती है। फाइनल कॉपी उस पर लिखने के बाद स्कॉलर्स क्या करते हैं, उसको टाइप करते हैं और अपने इंस्टीट्यूट भेजते हैं, उनका गाइड देखता है, ओके करता है तो आगे होता है। अगर पैलग्रिम्स और सारी चीज़ें अगर मिलती हैं तो फिर दोबारा से स्कॉलर बैठ के वो 50 या 60 या जितने पेजेस उसने लिखे हैं 10 दिन में वो फिर लिखता है। यही होता है। फाइनल काम कहाँ होता है, पीडीएफ में कन्वर्ट करके होता है। उसी तरह ऑडिट पेपर का मतलब होता है, जैसे ऑडिट प्रोसीजर में ऑडिटर, ये मान लो ऑडिटर है और ये कई सारे शेयर होल्डर्स हैं, ओके, शेयर होल्डर 1 2 3 4 5। हुआ क्या, ऑडिटर ने अपनी ऑडिट प्रोसीजर की जानकारी दी, तो क्या जानकारी, केवल जानकारी देना इनफ है, नहीं। शेयर होल्डर्स बेवकूफ नहीं बैठे हैं, they will ask for certain documents। कौन से डॉक्यूमेंट्स, they will ask for documents जो इस बात को प्रूफ करें, इस बात का एविडेंस बने कि हाँ तुमने ऑडिट प्रोसीजर को प्लान आउट किया है स्ट्रैटेजिकली। ये जो डॉक्यूमेंट्स और पेपर्स होते हैं इन्हें हम क्या नाम देते हैं, ऑडिट पेपर्स। तो ऑडिट पेपर्स सर्व एज अ एविडेंस बिटवीन द ऑडिटर एंड द शेयर होल्डर्स to justify that the audit procedure has been carried on perfectly, okay। अंतिम बात, ऑडिट शेड्यूल। देखो ये ना किसी एक्ट में बताया गया है, ना किसी गैजेट में बताया गया है, ना किसी नोटिफिकेशन में बताया गया है कि एक ऑडिटर को कितने समय के लिए ऑडिट करनी चाहिए। दिस हैज़ नॉट बीन टोल्ड एनीवेयर। ये पूरी तरह से डिपेंड होता है कंपनी के स्ट्रक्चरल बेस पे। अगर कंपनी ऐसी है जो एक दिन में 100 ब्रांचेज हैं, एक दिन में करोड़ों ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, तो पहली चीज़ तो ऑडिट कॉन्टिन्यूअस चलेगा, पूरे साल चलेगा। वो एक दिन, बस वो एक दिन जो डिसाइड होगा ना, वो शेयर होल्डर को बताने का होगा, इस एजीएम में हमें ये सारी चीज़ें बतानी। तो ऑडिट शेड्यूल का मतलब होता है अवधि, अंकेक्षण की अवधि, कि भाई ये धी नहीं, थी लग रहा है, कि भाई कितने दिन तक ये ऑडिट की प्रक्रिया चलेगी और किस दिन ऑडिट की रिपोर्ट और सर्टिफिकेट, जो अब हमें पढ़ना है, किस दिन ऑडिट की रिपोर्ट और सर्टिफिकेट जारी की जा सकती। ठीक है, आगे बढ़ाएं। अब हम बात करते हैं ऑडिटिंग की प्रक्रिया जब शुरू होती है, जब शादी होने वाली होती है लोगों की, तो पहले से कितना प्रिपरेशन होता है, एक एक दो दो महीने। अब ये जो प्रिपरेशन है, और अगर अरेंज मैरिज हो रही है आपकी तो ज़्यादा ही प्रिपरेशन है, क्योंकि शो ऑफ आता है। ये जो प्रिपरेशन है, अगर हम उसकी बात करते हैं, तो ये शुरू हो जाती है ऑडिटर के अपॉइंट होते ही। देखो ऑडिटर अपॉइंट हो गया, उसका ऑडिटिंग वर्क नहीं स्टार्ट हुआ है, बट ऑडिटर हैज़ बीन अपॉइंटेड। नाउ वी हैव टू सी
हाउ आर वी गोइंग टू प्रिपेयर द एंटायर थिंग कि ऑडिटर ने कोई दिक्कत ना आए। आओ चलो देखते हैं क्या क्या तैयारियां करनी है। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आरती की थाली सजाओगे और अपने ब्लूटूथ पे गाना लगाओगे, ऑडिटर जी घर आए। लेट्स से सबसे पहला है, ऑडिटर को उसके अपॉइंटमेंट की जानकारी होना चाहिए। मान लो तुमने एग्ज़ाम दिया कोई, ठीक है, और तुम्हारा अपॉइंटमेंट का लेटर आ गया और तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे अपॉइंटमेंट का लेटर, तुम ऐसे वेले घूम रहे हो, तो ऑडिटर को सबसे पहले तो उसको ये, अच्छा उसकी रजामंदी भी होनी चाहिए, उसकी रजामंदी भी होना चाहिए कि हाँ, मान लो ऑडिटर को पहले से पता है वो कंपनी बड़ी फ्रॉड है, अपने ऑडिटर के साथ बड़ा गलत व्यवहार करती है, ऑडिटर को कमरे में बंद कर देती है, कमरे के लाइट ऑफ कर देती है, कमरे में सांप छोड़ देती है। तो ऐसी कंपनी में तो कोई ऑडिटर नहीं जाना चाहेगा। तो ऑडिटर को सबसे पहली की चीज़ जो होती है, उसको अपने अपॉइंटमेंट का पता होना चाहिए, और अपने अपॉइंटमेंट का पता होना चाहिए, साथ ही साथ उसका कंसेंट, उसकी रजामंदी भी होना चाहिए। समझ रहे हो बात मेरी? अगर वो ऑडिटर नहीं रेडी है तो यू कैन नॉट फोर्स हिम टू डू ऑडिट ऑफ योर कंपनी। अगली चीज़ है, कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी के बिजनेस के टाइप को समझना है। अब अगर मेरे को ऐसी कंपनी में भेज दिया गया, मी बीइंग एन ऑडिटर, जैसी कंपनी मैंने पहले कभी ऑडिट नहीं किया है, तो मेरे को एक को ऑडिटर ले जाना पड़ेगा, एक कोऑर्डिनेटर ले जाना पड़ेगा जो मुझे चीज़ों को समझाए, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन बहुत मैटर करती है। एम्प्लॉय की वर्किंग कंडीशन क्यों मैटर करती है? देखो, अगर किसी कंपनी का एम्प्लॉय उस कंपनी से खुश नहीं है तो बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ऑडिटर ना पहले एम्प्लॉय से पूछता है क्या तुम्हें बोनस मिलता है, दिख रहा है 2 करोड़ का प्रॉफिट है, तो पूछेगा नहीं एम्प्लॉय से कि बोनस मिलता है, बोलेगा नहीं सर बोनस तो नहीं मिलता, और किया क्या उसने, एम्प्लॉय बेनिफिट्स में बोनस दिखा रखे हैं, तब तो मतलब ब्लैक मनी बनी है। तो एम्प्लॉय को भी पटा के रखना पड़ता है, तुम बोल दो झूठ, हम बाद में देख लेंगे। उसके बाद है एक्चुअल अकाउंटिंग रिपोर्ट। अकाउंटिंग रिपोर्ट का डिटेल में हम बात नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, फिलहाल बस इतना समझ लो कि ऑडिटर को, जैसे क्या होता है ना, बड़ी कंपनियों के सीए होते हैं, तो ये जो सीए होते हैं ये उनके इंटरनल ऑडिटर होते हैं, जो पूरे साल ऑडिट करके कंपनी को सही गलत बताते रहते हैं। बाद में जब एक्सटर्नल ऑडिटर आता है तो पहले इंटरनल ऑडिटर के ही पास जाता है कि भाई क्या है, क्या सीन है यहाँ पे, तो वो समझाता है सर ऐसे ऐसे ऐसे, ये रिपोर्ट है, ये डॉक्यूमेंट है, ये आप ऑडिट कर लो। तो ऐसे में एक्सटर्नल ऑडिटर का भी बहुत सहायता हो जाता है। उसके बाद है मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स की इंफॉर्मेशन। देखो, पैसा इधर उधर करने के लिए 2 डिपार्टमेंट्स का होना बड़ा ज़रूरी है, मैनेजमेंट और एचआर, ह्यूमन रिसोर्स, ठीक है। तो इनकी पूरी की पूरी कुंडली खोली जाती है, कौन हेड है, कौन क्रिएटिव मैनेजर है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, कौन सबसे ज़्यादा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टच में रहता है, उसके डॉक्यूमेंट्स, उसके पर्सनल एसेट की भी वैल्यूएशन की जाती है। इनकम टैक्स में पढ़ाया था क्लबिंग ऑफ इनकम, जहाँ पे टैक्स की लाइबिलिटी से बचने के लिए वो लोग क्या करते थे, अपने एसेट को दूसरे के नाम पे उसका पर्सनल एसेट दिखा देते, तो वो सारी चीज़ों को देखा जाता है। ये हो गई प्रिपरेशन की बात, क्या प्रिपरेशन आपने करनी है ऑडिट से पहले। जल्दी से चलते हैं हम, जो मेन डॉक्यूमेंट्स हैं ऑडिट करने के लिए। ये डॉक्यूमेंट्स ना रटे रटाए हैं। इन डॉक्यूमेंट्स में पहली चीज़, इन डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स, प्रॉस्पेक्टस, एक और था इक्विटी शेयर का जो चेंज आता है, चेंज इन इक्विटी शेयर्स। अच्छा, मैंने यहाँ पे लिस्ट और ऑफिसर्स भी लिखवाया है, ठीक है। चेंज इन इक्विटी शेयर्स के डॉक्यूमेंट के बारे में भी पढ़ लेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स। ये नोट डाउन करना है? नहीं, ओके।
हम बात करने जा रहे हैं वो डॉक्यूमेंट्स जिनकी ऑडिटिंग करना इम्पॉर्टेंट होता है, जिसमें सबसे पहले आता है आप सबका फेवरेट मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होते हैं क्लॉजेस। अब ये क्लॉज रटे रटाए हैं, कैपिटल क्लॉज, ऑब्जेक्ट क्लॉज, सिचुएशन क्लॉज, नॉमिनेशन क्लॉज और 4 ही हुए, लाइबिलिटी क्लॉज। तो ये क्लॉजेस में जो चीज़ें मेंशन की गई हैं, क्या उसी हिसाब से कंपनी ने अपने डॉक्यूमेंट्स को, अपनी ऑपरेशंस को किया है, या ये केवल इन्वेस्टर को दिखाने के लिए है और रियलिटी में कंपनी हैज़ डन अदर थिंग्स। याद है उसमें ऑब्जेक्ट क्लॉज में हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स, जिसमें मैंने सिखाया था डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स का अर्थ होता है जब कंपनी ने ऑब्जेक्ट क्लॉज में जो भी ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं उसके अतिरिक्त अगर करती है कुछ, तो जब वो कंपनी उसके अतिरिक्त चीज़ें करती हैं तो 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो शेयर होल्डर के सामने ये प्रपोजल डाला जाएगा, और अगर शेयर होल्डर ने स्पेशल रेजोल्यूशन से उस ऑब्जेक्ट क्लॉज को वाइबल माना, बोला चलो ठीक है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जैसे मान लो कंपनी लेडीज़ गारमेंट में डील करती है, ओके, और कंपनी ने किया क्या, उसने बच्चों के गारमेंट भी बेचने लगे, ये चीज़ तो मेंशन नहीं थी ऑब्जेक्ट में, बट शेयर होल्डर्स को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इनफैक्ट रेवेन्यू ही बढ़ेगा कंपनी का। पर अगर बहुत बड़ी त्रुटि कर दी है कंपनी, तो डिपेंड करता है भाई, कम शेयर होल्डर कर दिए तो ठीक है, नहीं किए तो कंपनी पे फिर क्रिमिनल सिविल लाइबिलिटी का चार्ज लग जाता है। उसके बाद आप सबका दूसरा जो फेवरेट है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में इतना समझना, मेमोरेंडम आर्टिकल का ही एक छोटा फॉर्म है, आर्टिकल बड़ा फॉर्म है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आपको 100 से 200 पेजेस की दिख सकती है, मेमोरेंडम मैक्सिमम जाएगा 50 पेज जाएगा, मैक्सिमम 50। मेनली कंपनियां 20 से ज़्यादा पेजेस के मेमोरेंडम नहीं बनाती, क्योंकि मेमोरेंडम ही एक इन्वेस्टर पढ़ता है तो उसके पास इतना समय नहीं कि 50 पेजेस पलटता रहे। तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कंपनी के इंटरनल स्ट्रक्चर की जानकारी पता चलती है। इंटरनली कंपनी कौन सी चीज़ों को किस तरह से मैनेज करे। उसके बाद आता है प्रॉस्पेक्टस। प्रॉस्पेक्टस कई प्रकार के होते हैं, शेल्फ प्रॉस्पेक्टस, रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस, इन ल्यू ऑफ प्रॉस्पेक्टस, अब्रिज्ड प्रॉस्पेक्टस। अच्छा तो ये अब सब पढ़ना पड़ेगा, अभी तो कंपनी लॉ से पीछा छूटा तो पढ़ना नहीं पड़ेगा, नाम याद कर लीजिएगा, पूछा जा सकता है। प्रॉस्पेक्टस होता क्या है? प्रॉस्पेक्टस इज बेसिकली एन इन्विटेशन टू द जनरल पब्लिक। क्यों इन्विटेशन दे रहे हैं? डायरेक्टर के बेटे की शादी है, नहीं, शेयर्स को, हाँ शेयर्स को, सिक्योरिटीज को परचेज करने का ये एक इन्विटेशन होता है। तो यहाँ पे ये तो सबसे इम्पॉर्टेंट है ऑडिट करने में, क्योंकि पब्लिक को तो क्या कुछ सच झूठ परोसा जा सकता है उसके पैसे मंगवाने के लिए। एक चीज जो मैंने और लिखवा रखी है, लिस्ट ऑफ ऑफिसर्स एंड पर्सोनल्स ऑन ड्यूटी। पर्सनल नहीं, पर्सनल। यहाँ पे PERSONNEL का क्या मतलब है? पर्सन से बना है, ये व्यक्तिगत नहीं, पर्सन से बना है। तो मतलब कभी कभी आप देखते होंगे, अभी मैं अपने फ़ोन के सर्विस सेंटर पे गई थी तो वहाँ पे जहाँ पे अंदर टेक्निकल डिपार्टमेंट था तो उस पर पता है क्या लिखा था रेड में? फॉर ऑथोराइज्ड पर्सोनल ओनली। कुछ लोग इसको पर्सनल ही प्रोनाउंस करते हैं, कुछ लोग इसको पर्सोनल प्रोनाउंस करते हैं, थोड़ा सा ओ का उसमें पिच आता है, वो था करेक्ट। तो यहाँ का मतलब ये है कि जैसे अभी प्रयागराज में कल आप देख रहे होंगे कि एक पुराने पार्टी के क्रिमिनल का समथिंग तो हो रहा था, कार्रवाई वगैरह सारे न्यूज़ चैनल पे आ रही थी। तो बेसिकली उस पर्सन से जुड़े जितने भी लोग थे उन सबके ऊपर ये क्रिमिनल ऑफेंस का कॉन्विक्शन चल रहा है। मतलब अगर आपकी कंपनी में कोई गलत काम होता है, एक चीज़ पढ़ाई थी मैंने, कॉर्पोरेट वेल या व्यवसायिक पर्दा,
याद है कि जब कंपनी कुछ गलत काम करती है तो उसके व्यवसायिक पर्दे को उठाकर देखा जाता है कि वास्तव में कौन लोग हैं जो कंपनी का नाम लेकर गलत काम कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद चेंजेस इन इक्विटी आपको करना नहीं है, तो इसी के साथ जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी खत्म हुई बात। अब हम बात करते जा रहे हैं, नेक्स्ट है हमारा पर्टिकुलर चीज़ें जिनकी ऑडिटिंग एक ऑडिटर ने करनी है। देखो क्या क्या चीज़ें हैं वो, ये टॉपिक यहाँ पे ओवर होता है डॉक्यूमेंट्स का। अब जिन चीज़ों के बारे में हमें बात करना है उसमें सबसे पहली चीज़ आपने लिख रखी है ऑडिटिंग ऑफ शेयर कैपिटल। नेक्स्ट आपने लिखा है कॉल्स इन एडवांस। नेक्स्ट लिख रखा है कॉल्स इन अरियर। बड़े भयंकर नोट्स बने हैं इसके। उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट। शेयर सर्टिफिकेट के बाद रिजर्व कैपिटल। कल ही रिजर्व कैपिटल के मीनिंग का डिस्कशन हुआ था, बस थोड़ी सी और चीज़ें हैं जो समझनी है तुम लोग को। शेयर कैपिटल के बाद बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स के बाद आपने समझने हैं प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस के बाद आपने समझना है ब्रोकरेज। और ब्रोकरेज के बाद आई थिंक द लास्ट टॉपिक इज अंडरराइटिंग कमीशन। बस चैप्टर खत्म। कितना छोटा चैप्टर था, बस हमें 9 पॉइंट्स तो और समझने। उन 9 पॉइंट्स को समझने से पहले एक छोटी सी चीज़ समझ लो, मैंने लिखवा रखा है कि बाई बैक ऑफ शेयर का क्या मतलब होता है और बाई बैक ऑफ शेयर कंपनी किस तरह से कर सकती है और इसकी ऑडिटिंग कैसे होगी। देखो, बाई बैक ऑफ शेयर कंपनी करती ही क्यों है, नाम से पता चल रहा है कि कंपनी ने अपने शेयर्स को खुद ही खरीद लिया। क्यों खरीद लिया? देखो क्या होता है ना कि जितने ज़्यादा इक्विटी शेयर होल्डर्स उतना ज़्यादा तुम्हारा कंट्रोल जो है डाइल्यूट हो जाता है ना। डायरेक्टर के हाथ से कंट्रोल छूटता जाएगा क्योंकि वोटर्स ज़्यादा हो गए। अब कंपनी को ऐसा निर्णय लेना है कि कंपनी को लग रहा है शेयर होल्डर मानेंगे नहीं, जैसे डिविडेंड कम करने का निर्णय। कोई कंपनी बाईबैक तभी करती है जब कंपनी को लगता है कि लॉसेस हो सकते हैं फ्यूचर में, हमें अभी से सतर्क हो जाना चाहिए। तो कंपनी सबसे पहले तो इसका परमिशन लेगी सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया से। परमिशन लेने के बाद कंपनी अपने आर्टिकल्स में अगर तो प्रोवाइडेड है, मतलब एक प्रोविजन है कि हाँ जब ऐसा ऐसा सर्कमस्टांस खड़ा होगा तो कंपनी को इक्विप किया जाता है कि कंपनी बायबैक ऑफ शेयर्स कर सकती। सेबी के चार्ज के बाद कंपनी उसके बाद एक मीटिंग रखेगी। मीटिंग के स्पेशल रेजोल्यूशन के बाद कंपनी बायबैक करना शुरू करेगी। शेयर होल्डर से अपने शेयर लेगी, उनको पैसे देगी। अपने शेयर ही खुद खरीदने के जो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? बाय बैक ऑफ शेयर्स। जो मैंने लिखवा रखा है उसमें आपने लिखा है कि बाय बैक का अर्थ होता है जब कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से अपने शेयर वापस खरीद लेती है। ऑल्दो बाय बैक के दौरान कंपनी को इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली चीज़ है कि कंपनी अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ऑथराइज्ड हो। दूसरी चीज़, एक स्पेशल रेजोल्यूशन का पास होना ही होना है। तीसरी और बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कंपनी अपने पेड अप कैपिटल का 25% से ज़्यादा बाईबैक नहीं कर सकती। मतलब अगर कंपनी के 100 रुपये के शेयर मार्केट में, स्टॉक एक्सचेंज में फ्लोट कर रहे हैं तो कंपनी इसका 25% मतलब 25 शेयर से ज़्यादा बायबैक नहीं कर सकती। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये। स्पेसिफाइड सिक्योरिटी लिस्टेड ऑन द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, मतलब या तो ये नेशनल स्टॉक एक्सचेंज पे होने चाहिए, तो वो तो डेफिनेटली होगा अगर सेबी की परमिशन है। और अंतिम बात ये है कि बाई बैक का समय 1 साल है। मतलब
स्पेशल रिजोल्यूशन के पास होने के 1 साल के अंदर अंदर जितना तुम्हें बाय बैक करना है तुम कर लो, उसके बाद अगर टाइम एक्सपायर हुआ यू विल नॉट बी एलिजिबल टू डू दैट। ऑडिटिंग कैसे करते हैं बाय बैक की? देखो, बाय बैक की ऑडिटिंग बड़ी ही सिंपल है। कंपनी बाय बैक की जानकारी जाके रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को देती है, आरओसी को। तो ऑडिटर डायरेक्टली रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से उन रसीदों को, उन फाइलों की कॉपी मांग सकती है और उन्हें ऑडिट कर सकती है, क्योंकि अगर कंपनी ने रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को इन्फॉर्म किया है, मतलब सरकार को इन्फॉर्म किया है, तो वहाँ तो चीटिंग का कोई गुंजाइश ही नहीं बचता है। अब जल्दी से आ जाते हैं इंपॉर्टेंट डेफिनेशन पे। सबसे पहले हम कवर करते हैं शेयर सर्टिफिकेट के बारे में। पहले ये जो शेयर सर्टिफिकेट हुआ करता था, ये लोगों को पेपर फॉर्म में मिलता था, उनके घर लेटर आता था, आज भी आता है, ऐसा नहीं आज एकदम बंद हो गया है। मगर अगर आप किसी कंपनी के शेयर्स को लंबे समय तक होल्ड करते हो तब शेयर सर्टिफिकेट आता है। देखो, शेयर सर्टिफिकेट होता क्या था, आपने एक कंपनी के शेयर्स को खरीद रखा है, उसका एविडेंस, उसका प्रूफ, क्या कहते हैं उसे हम? शेयर सर्टिफिकेट। इसकी ऑडिटिंग आप कैसे कर सकते हो? देखो, कंपनी जब भी कोई सर्टिफिकेट इशू करती है, उस सर्टिफिकेट की एक कॉपी अपने अकाउंटेंट के पास रखती है। तो कंपनी जाके शेयर होल्डर्स के नाम, ऑडिटर जाके शेयर होल्डर्स के नाम और उनके सर्टिफिकेट मिला सकता है। तो क्या मतलब अब बंद हो गया? नहीं, अब मेल कर देते इसका पीडीएफ डायरेक्ट। तुमने शेयर खरीदा टाटा का, तुरंत अभी फ़ोन पे तुरंत तुम्हारे पास मेल आ जाएगा। वो तुम्हारे डीमैट अकाउंट पे अमाउंट क्रेडिट डेबिट हो जाएगी और तुम्हारी मेल आईडी पे मेल आ जाएगा। वही मेल में शेयर सर्टिफिकेट होगा। शेयर कैपिटल की ऑडिटिंग कैसे करोगे? भाई बड़ा सिंपल है। सबसे पहले हम मेमोरेंडम एसोसिएशन में कैपिटल क्लॉज को देखेंगे, सब्सक्राइब्ड कितना है, इशूड कितना है, पेड अप कितना है। और अगर पेड अप देखोगे तो ऑटोमेटिकली तुम रिजर्व कैपिटल भी देख लोगे, क्योंकि कल मैंने क्या समझाया था, जो अनपेड अमाउंट है यहीं से पता लग जाएगी। और शेयर कैपिटल के बारे में और जानना है तो बड़ी कंपनियां चेंजेस इन इक्विटी का भी एक प्रिपेयर करती हैं। जब हम लोग कैश फ्लो पढ़ रहे थे, नहीं, कंपनी की बैलेंस शीट एफएसए में पढ़ा रही थी, उसमें मैंने चेंजेस इन इक्विटी की बात की थी। तुम्हारे सिलेबस में केवल थ्योरी था कि पिछले बीते सालों में इक्विटी शेयर में क्या क्या चेंजेस आई हैं, उन चीज़ों की बात। अच्छा, कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस मतलब शेयर होल्डर से हम जो कॉल पे पैसे मंगाते हैं, हमने केवल फर्स्ट कॉल किया, शेयर होल्डर ने फाइनल कॉल और फाइनल एकदम अंतिम कॉल का भी पैसा दे दिया। तो ऐसे शेयर होल्डर के साथ क्या होता है, ऐसे शेयर होल्डर ने अपना एडवांस पैसा कंपनी में लगा के रखा है, और अगर उसने अपने एडवांस पैसे को कंपनी में लगा के रखा है तो कंपनी की ये लाइबिलिटी बन जाती है कि कंपनी उनको सेक्शन 50 के तहत 12% पर एनम के हिसाब से ब्याज देगा। कब तक? जब तक उसने जो एक्स्ट्रा कॉल मनी दे दी वो ड्यू नहीं हो गया, दे नहीं हो गया। मतलब समझो, हमारा चल रहा है जुलाई से अक्टूबर। हमने सोचा कि जुलाई में हम मंगाएंगे फर्स्ट कॉल का पैसा और अक्टूबर में सेकेंड कॉल का पैसा। हमारे एक शेयर होल्डर है मिस्टर एक्स, उन्होंने दोनों ही कॉल के पैसे हमें जुलाई में दे दिए। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर 3 महीने पहले उसने दे दिए, तो उसको 3 महीने में 12% पर एनम के दर से हमें क्या करना है, 3/12 किया मैंने, उसको ब्याज पे करना है, क्योंकि उसने 3 महीने अपने अतिरिक्त पैसे हमारी कंपनी में फंसा के रखे। एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है कॉल्स इन अरियर। कॉल्स इन अरियर कॉल करने के और शेयर फॉर फ्यूचर के बीच का पीरियड होता है। शेयर होल्डर को हम पैसा मांगते रह गए, उसने पैसे दिए नहीं, वो बोला मगर सर फॉरफीट मत करिएगा, हम अक्टूबर में दे देंगे। तो जुलाई, सितंबर 3 महीने के लिए हम उससे 12% का ब्याज चार्ज करेंगे। शायद ये अमाउंट चेंज हो चुकी है, अब ये अमाउंट घटा के 10% कर दी गई है। मतलब कॉल्स इन अरियर की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे ये 10% के हिसाब से हम 3 महीने का उससे ब्याज चार्ज करेंगे। ठीक है, तो कैसे ऑडिटर करेगा इसे ऑडिट? कॉल्स इन एडवांस और कॉल्स इन अरियर की अकाउंट की किताब उतार के, और साथ ही साथ उसको ये भी देखना है कि क्या 12% दिया गया है और 10% लिया गया है या नहीं लिया गया है। किसमें अभी? प्रेलिमिनरी एक्सपेंस। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस वो एक्सपेंसेस होते हैं जो कंपनी का
सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट, इन दो सर्टिफिकेट के बिना कंपनी बिजनेस नहीं कर सकती और ये देता है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। तो इन दो सर्टिफिकेट की प्राप्ति से पहले कंपनी, अगर कंपनी के नाम से कोई डीलिंग करते हैं डायरेक्टर्स, अगर कंपनी पे कोई खर्चा किया गया, डेफिनेटली किया जाएगा, उन खर्चों को हम क्या बोलते हैं, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस। प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस को ऑडिटर कैसे कर सकता है, प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस का वैसे अकाउंट तो मेंटेन होगा नहीं क्योंकि कंपनी तो आई नहीं थी, मगर कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपी तो होगी, फोटोज़ तो होंगी, और सप्लायर्स या जिससे भी कॉन्ट्रैक्ट किए गए उनके नंबर तो होंगे। तो वहाँ पे ऑडिटर कॉल करके इस चीज़ को पता कर सकता है कि क्या जो प्रेलिमिनरी एक्सपेंसेस दिखाए गए हैं वो सही हैं, या फिर ज़बरदस्ती कंपनी के प्रॉफिट को कम दिखा के टैक्स की लायबिलिटी कम करने की कोशिश हुई है। बोनस शेयर की बात करते हैं। बोनस शेयर वो शेयर्स होते हैं जो ऑडिटर, जब कंपनी बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाती है, मोर देन एक्सपेक्टेड, तो अपने शेयर होल्डर को बोनस शेयर इशू कर देती है। पैसा नहीं लेती है मगर शेयर अतिरिक्त दे देती है। यहाँ क्यों ऑडिट करना, अरे करना है भाई, कहीं बोनस शेयर ब्लैक मनी से तो नहीं बांटा गया कि लाओ ब्लैक मनी को जल्दी से वाइट करें, इसका बोनस शेयर इशू कर दो। बहुत अच्छा ट्रिक है ये, ब्लैक को वाइट करने का बहुत सही ट्रिक है। तो वो बोनस शेयर जितने भी अतिरिक्त प्रॉफिट से इशू किए गए हैं, वो प्रॉफिट कहाँ से आया, ऑपरेटिंग था, इन्वेस्टिंग था, फिनेंसिंग था, क्या था, कहीं यहाँ बोनस शेयर के जरिए कंपनी ने ब्लैक मनी को वाइट करने का तो प्रयास नहीं किया। और अगर इतना प्रॉफिट कमाए हो तो उसमें से एम्प्लॉय की भी हिस्सेदारी बनती है। क्या तुमने केवल शेयर होल्डर में बोनस शेयर बांट दी ताकि और इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट हो, या एम्प्लॉय को भी उसका हिस्सा मिला है? अंतिम बात नहीं है ये, अभी इसके बाद अंडर राइटिंग भी बात है, बहुत लंबा चैप्टर था। ब्रोकरेज का मतलब होता है, ब्रोकर्स मतलब दलाल, जो हमारी शेयर को बेचने का काम करते हैं। अब ये ब्रोकर्स बैठे रहते हैं शेयर मार्केट में, और इनका काम क्या होता है, इनका काम ये होता है कि वो नए इन्वेस्टर्स को बताते हैं, हाँ सर रिलायंस का बहुत अच्छा शेयर चल रहा है, खरीद लो। तो नया इन्वेस्टर तो उनकी बात पे रिलाई करके ही शेयर खरीदता है। तो ब्रोकर्स का ये जो रोल होता है, ब्रोकर के थ्रू जितने शेयर होल्डर आ रहे हैं उनका कमीशन भी तो ब्रोकर चार्ज करेगा। तो ये क्या कहलाता है, ब्रोकरेज। ब्रोकरेज, ब्रोकर्स का एक अकाउंट मेंटेन होता है, पर्सनल अकाउंट, वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो। और अंडर राइटिंग कमीशन लास्ट जो है, हर कंपनी की, कंपनीज एक्ट के अनुसार 90% तक IPO मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर में 90% तक का अंडर राइटिंग कमीशन कंपनी ने चार्ज करना ही करना है। मतलब अगर आपके 100 शेयर मार्केट में रिलीज हुए और अगर उसमें से 90 शेयर तक सब्सक्राइब नहीं हुए, आपके सिक्योरिटीज को सेबी टेक डाउन कर देगी, हटा देगी। मतलब 90% IPO में सब्सक्राइब होना जरूरी है। अब मान लो 85% हुआ, 5% बच गया, इतना बड़ा रिस्क लेंगे डायरेक्टर, तुम्हें लग रहा है? नहीं, वो 5% के लिए अंडरराइटर्स खड़े किए जाते हैं। 90% से जितना कम शेयर सब्सक्राइब होता है उतने कम शेयर को, मतलब 5% के शेयर को ये खरीद लेते हैं। क्यों खरीदते हैं? क्योंकि इन्हें मिलता है अंडरराइटिंग कमीशन, और कंपनी का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाता है, कंपनी ऑन बोर्ड आ जाती है। इसको चेक करने के लिए आप अंडरराइटर्स कमीशन का अकाउंट डायरेक्टली चेक कर सकते हैं। विथ दैट बीइंग सेड, खत्म हुआ हमारे एडवांस ऑडिटिंग के कंपनी ऑडिट का लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।